तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल लेक्चर्स लेता हूं आपके। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ा है। 1947 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर जो क्राउन था उसके द्वारा क्या कुछ एक्ट वगैरह, क्या कुछ रेगुलेशंस और क्या कुछ रूल्स वगैरह लाए गए थे भारत में, और उनके बिहाफ पे अभी देखेंगे हम कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होगा, मेकिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या कुछ कमेटी बनाई जाएंगी, क्या कुछ उसका क्रिटिसिज्म होगा, क्या कुछ उसका मतलब उसको अच्छा बताया जाएगा कि बीच में ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी हैं, किस किस को क्या कुछ कमेटी दी जाएंगी। तो उसके बारे में हम इसके जो ये मेकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन है इसके 3 पार्ट्स मैं लेके आऊँगा। तो इनके तीनों पार्ट्स में हम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं हम तीनों पार्ट्स में? तो हम तीनों पार्ट्स में टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक करेंगे हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी, कैसे क्या कुछ ड्राफ्ट किया गया, कैसे कमेटीज़ बनाई गई उसके ऊपर पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कमेटीज़ बनाई गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो क्रिटिसिज्म जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था तो उसमें क्या कुछ मतलब, क्योंकि लोगों को जो कुछ लोग सेलेक्ट किए गए थे कि भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर, तो उसमें कुछ लोगों ने जो मान लो कोई एक्ट था उसका विरोध भी किया होगा, कुछ लोगों ने समर्थन भी किया होगा। तो क्या कुछ क्रिटिसिज्म थे वो भी पढ़ेंगे हम। और जो बाहर के जैसे कोई विदेशी राइटर हो गए या इंडिया के राइटर हो गए उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या कुछ क्रिटिसिज्म उसके ऊपर दिया है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो ये सब हम पढ़ेंगे आज के जो आज के बाद और आज के कल के और परसों के लेक्चर में क्या होगा, जो सीरीज़ आएगी आपकी एक पूरी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो चलिए अभी आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑटोकथोनी होती है वो क्या होती है कि जो राजनीतिक विज्ञान होता है यानी कि पॉलिटिकल साइंस होती है, उसमें संवैधानिक जो ऑटोचोनी होती है, संवैधानिक कथौनी होती है, वो क्या होती है एक बाहरी कानून, जैसे कि भाई किसी देश पर बाहरी सरकार का या बाहरी देश का क्या हो, किसी का रूल हो, तो उसको रूल को हटा करके जब लोगों के अंदर मतलब विरोध हो उसके खिलाफ, और लोग चाहते हैं कि वो अपना खुद का ही एक अपना संविधान लाएं, अपना खुद का ही राज हो उनका, बाहर का कोई देशी विदेशी या फिर मतलब कि कोई बाहरी कानून या राजनीतिक जो शक्ति है वो क्या ना करे, उनके ऊपर राज ना करे, तो उसको ही क्या कहते हैं, संवैधानिक ऑटोकथोनी कहते हैं। तो इसमें क्या करता है कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारे संप्रभु हो और मतलब अपना ही राज्य हो, अपने ही देश के लोगों का, अपने ही देशों के लोगों के द्वारा, चुने गए लोगों का द्वारा ही हमारे देश के ऊपर राज किया जाए, उसका विकास के लिए काम किया जाए। तो अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में हम इसमें क्या कहेंगे, जो सोर्स है इसका, क्या सोर्स का मतलब क्या होगा कि भी स्रोत कहाँ से मिला है, कि भी जो ये वर्ड है ऑटोकथोनी, ये कौन से वर्ड से मिला है, तो ये ग्रीक शब्द से मिला है। ये आपको दिख रहा होगा वर्ड, ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज में ऐसे ही वर्ड होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इंडिजिनियस, यानी कि जो अपने ही देश का हो। तो ये ऑटोकथोनी का मतलब होता है अपने ही देश का इंडिजीनियस। जैसे कि आप सुनते हैं कि एयरफोर्स ने या डीआरडीओ ने, इसरो ने क्या किया है, इंडिजीनियस मेड एयरक्राफ्ट बनाया। तो उसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से अपने ही देश में बना है। तो उसमें क्या है कि जो बाहर के जो देश हो गए या बाहर का कोई शक्ति होगी उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती है। तो यही केस अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, यही किया गया है कि भी जो मतलब बाहर का देश या बाहर की शक्ति, जैसे कि हमारे 1947 से पहले क्या था कि जो ब्रिटिश क्राउन था या ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी पावर चलती थी, तो इंडिया के जो लोग थे उनकी पावर नहीं चलती थी। तो उन्होंने क्या कहा कि जो मतलब जब गांधी जी के समर्थन में और लाल बहादुर शास्त्री जी और बहुत सारे नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो उन सब के जो नेतृत्व में क्या हुआ कि जो आज़ादी का लड़ाई लड़ी गई उसमें ही, तो उसमें लोगों ने क्या क्या मांगा था कि भी हमें अपने ऊपर ही जो मतलब जो बाहर की शक्तियाँ हैं उनको बाहर भगाना है, और जो ऑटोनोमस एक इंडिजिनियस सरकार लानी है कि जो भारत के लोगों द्वारा चुनी गई हो, भारत के लोगों के लिए हो और भारत के लोगों से ही बनी हो। तो इसका मतलब ज़्यादा सर यही होता है कि भी जो मतलब बाहर के लोगों के अधीन नहीं आना है। तो बस ये इसका मतलब होता है ऑटोकथोनी का। तो इसमें ये लिख भी रखा है कि बल्कि यह अवधारणा ये भी है कि संविधान अपनी स्वयं की पारंपरिक परंपराओं से उत्पन्न होता है, कि भी मतलब जो लोग हैं बाहर के हैं
अभी वो अपने हमारे देश के लोगों के बारे में इतना नहीं सोचेंगे जितना खुद के जो देश के लोग हैं वो सोचेंगे। और उसमें क्या होता है कि जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो मान लो कोई भी कानून अंग्रेज़ लेकर आते थे तो लोग विरोध करते थे, लेकिन कुछ खास विरोध से उनके कोई खास सॉल्यूशन नहीं निकल पाता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर अब जैसे डेमोक्रेसी है अपने इंडिया में, और क्या है कि हमारे जो देश के लोगों के द्वारा ही चुनी हुई सरकार है, तो कोई अगर सरकार ढंग से काम नहीं करेगी तो उसको लोग अपने विरोध करके या कैसे भी करके उसको हटा सकते हैं, या फिर अगले जो वो होगी इलेक्शन होगी उसमें उसको बहुमत से दूर करके दूसरी पार्टी को बहुमत दे करके क्या कर सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है कि जो ऑटोक्थोनी होती है वो क्या होता है, जैसे कि उसको सिंपल भाषा में कहें क्योंकि घर के गठन की प्रकृति, यानी कि जो होम ग्रोन है, मतलब कि हमारे घर की ही, हमारे घर के का मतलब हो गया हमारे देश के जो लोग हैं वही जो मतलब वहाँ पे राज करें और वहाँ पे प्रजा का ख्याल रखें, देश के विकास में अपना योगदान दें। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेकिंग के लिए, अपने जो संविधान की मेकिंग में जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए गए हैं वो जैसे कि कई देशों में वो ऐसे ही फॉलो हो रहे हैं कि भी वहाँ भी यही सिंपल हमारे जैसे हमारे देश में जो पॉइंट्स लिए गए हैं जो मेकिंग में, और जो इफ़ेक्टिवनेस और जो ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी का मतलब हो गया प्रमाणिकता, और इफ़ेक्टिवनेस क्या हो गया प्रभावशाली, मतलब पूरी तरह से प्रभावी है, क्वालिटी है उस चीज़ जो रूल बनाया है उनमें। तो उसमें ये किस ने और फॉलो किया है साथ में, जैसे पाकिस्तान हो गया, घाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, सियरा लियोने हो गया, जाम्बिया हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है कि वो सारे देश जो कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार के, यानी कि जो इंग्लैंड था उसके अधीन रहे हों, वो सारे देश किस में आते हैं, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में आते हैं। तो नेक्स्ट में अभी क्या कह रहा है कि जो डिमांड उठी थी, कब उठी थी, कैसे उठी थी, किस ने डिमांड की कि भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए एक, और हमारे देश के लिए अगर संप्रभुता अगर वो बनाना है, हमें अपने देश को सेकुलर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनानी होगी जो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ताकि हमारे देश में जो सरकार हो, अपने लोगों की सरकार हो, वो ठीक से काम कर सके, उनके ऊपर कुछ रूल्स हो, कुछ लिमिटेशंस हो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो। तो 1934 में क्या क्या आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा दिया गया था, सबसे पहले जो एम.एन. रॉय है, एम.एन. रॉय ने क्या दिया था, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है नारा दिया था, और जो मतलब सबसे पहले उन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, आइडिया दिया था उन्होंने। तो जो पायोनियर हैं किसके, एक कम्युनिस्ट आंदोलन चलाया था, तो सबसे पहले जो उसका आंदोलन के क्या माने जाते हैं, ये कट्टरपंथी जो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आंदोलन है उसके क्या माने जाते हैं, जनक मान जाते हैं कि उन्होंने ही पहले पूरे भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन है जो उसकी क्या की थी, स्थापना की थी एक तरह से। और ये क्या थे, एक एडवोकेट थे किसके, जो कट्टरपंथी लोकतंत्रवाद के पैरोकार थे, और एक तरह से क्या थे, एडवोकेट थे उस चीज़ के भी, मतलब ये समर्थन करते थे कि भी एक पूरी तरह से लोकतंत्र सरकार होनी चाहिए। ये जो देश अभी जो हमारे जो लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं अंग्रेज़, इनको देश से बाहर निकालो और अपने ही लोगों की क्या करो, सरकार बनाओ जो कि क्या हो, एक लोकतंत्र सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो। तो 1934 में तो एम.एन. रॉय ने बता दिया। तो अभी 1938 में किसने बताया था, जवाहरलाल नेहरू ने, किसके बिहाफ पे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यहाँ पे INC का मतलब होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने 1938 में क्या कर दिया था, एक डिक्लेरेशन कर दिया था क्या, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया है वो बनाया जाना चाहिए, और विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस होना चाहिए, कि भी जो अंग्रेज़ हैं या फिर और भी कोई बाहर के लोग हैं उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए क्या करनी चाहिए, एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या होनी चाहिए, इलेक्टेड होनी चाहिए, किसके बेस पे, अडल्ट फ्रेंचाइजी। अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, अडल्ट फ्रेंचाइजी होती है कि भी पूरे जो 18 साल से ऊपर, एक तरह से उस टाइम पे तो उम्र 18 नहीं थी, उस टाइम पे थोड़ी 16 होती थी, और कहीं कहीं अलग अलग देश में अलग अलग होती थी। तो अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होगा कि भी जो भी अडल्ट है, यानी कि एक क्या है, वयस्क है, तो उसको अधिकार होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देश को सरकार बनाने के लिए, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बना रहे हैं, उसमें वो वोट डाल के और लोगों को इलेक्ट कर सके, ताकि वो फिर क्या कर सकें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर सकें। तो इसमें 1935 में फिर क्या किया गया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने क्या किया था कि जो डिमांड फर्स्ट टाइम डिमांड आई थी ऑफिशियली,
सॉरी ये स्लाइड थोड़ी पहले आ गई, जो 1938 वाली स्लाइड है वो इसके बाद आनी थी। तो 1935 में उन्होंने क्या किया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बना सकें। फिर उसके बाद 1938 में फिर जवाहरलाल नेहरू ने दोबारा मतलब ये बात आगे रखी थी। तो जो डिमांड है वो फाइनली कब एक्सेप्ट हुई थी, अगस्त ऑफर ऑफ 1940 में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर दिया था कि इसको डिमांड को मान लिया था। लेकिन ये कुछ अगस्त ऑफर जो क्या था वो एक तरह से पास नहीं हो पाया था, वो फेल हो गया था, क्योंकि इसमें कुछ जो डिमांड थी, जो लोगों की डिमांड थी, जो पार्टी की डिमांड थी, या जो भारत के जो बड़े बड़े नेता थे उनकी डिमांड थी कि भी ऐसे ऐसे कुछ होना चाहिए डेवलपमेंट, तो उसमें वो पूरी फुलफिल नहीं कर रहे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो इसलिए इस ऑफ़र को क्या कर दिया गया था, डिक्लाइन कर दिया गया था। तो 1942 में क्या हो गया, जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स है, क्रिप्स एक तरह से इसका नाम आपको जानते होगे कि पहले एक बार क्रिप्स मिशन आया था, तो क्रिप्स मिशन इन्हीं के नाम पे आया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पे। ए मेंबर ऑफ कैबिनेट केम टू इंडिया विद ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वार II। तो ये जो क्रिप्स मिशन आया था उसने क्या किया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। तो जो ये क्या थे, एक मेंबर थे कैबिनेट के, तो इन्होंने ये पेशकश रखी थी कि जो वर्ल्ड वार II खत्म होगा बिल्कुल उसके बाद इमीडिएट बाद में हम आपको क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का क्या देंगे, प्रपोजल देंगे, ड्राफ्ट तैयार कर देंगे कि उसमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, आप खुद बनाओगे। तो ये दिमाग ये उन्होंने क्या कर ली थी, अपनी बात रख दी थी। तो जो क्रिप्स प्रपोजल थे वो क्या कर दिए, मुस्लिम लीग द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए, क्योंकि वो क्या कहते थे कि जो इंडिया का है वो दो हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो इसलिए इस और जो क्रिप्स मिशन था उसमें ऐसा कुछ बात नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा था कि भी एक ही पूरा देश एक होगा और अलग अलग नहीं होंगे। तो फिर मुस्लिम लीग ने इस डिमांड को खारिज कर दिया था, क्योंकि वो काफ़ी समय से क्या कर रहे थे, एक अलग नेशन की मांग कर रहे थे जिसमें सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हों। जो मुस्लिम लोग हैं, जैसे कि आज आपको पता है जो पाकिस्तान है वो सिर्फ मुस्लिम लीग की वजह से अलग हुआ है, नहीं तो ये पूरा भारत वहाँ से पाकिस्तान से लेकर के और बांग्लादेश तक का एक पूरा भारत होता। फाइनली क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन द्वारा भेजा गया इंडिया में। जो कैबिनेट मिशन था वो कंस्टिट्यूटिंग 3 मेंबर थे उसमें, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मिशन था इसका बाद में ये जो मिशन था इसको क्या कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था सभी पार्टीज़ के द्वारा और सभी लोगों के द्वारा। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो मेकिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो पिछला मिशन था क्रिप्स मिशन, उसको तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, तो वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुका था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर इसके ही बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक्चुअल प्रक्रिया है वो शुरू हो पाई थी। तो इसमें जो मिशन आया था, जो कैबिनेट मिशन आया था, उसमें 3 मेंबर थे। कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये क्रिप्स मिशन नहीं है, ये सिर्फ एक मेंबर के तौर पे आए थे जो स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं। इस बार इसका मिशन का नाम कैबिनेट मिशन है, ना कि जो क्रिप्स मिशन है। तो उसमें तीसरा बंदा था AV अलेक्जेंडर। तो ये इंडिया आए थे मार्च 24, 1940 को। तो ये मार्च 24, 1940 को इंडिया आए और उन्होंने क्या किया, फिर जो मई 16 है 1940 को उन्होंने ये अपना जो प्लान है जो ये लेकर आए थे वहाँ से कैबिनेट मिशन के तौर पर, तो उसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। तो ये क्या हो गया कि इसने रिजेक्ट कर दिया कि दो जो नेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएंगी, उसको क्या कर दिया कि रिजेक्ट कर दिया कि भी एक ही असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और इसमें क्या कर दिया, एक स्कीम रख दी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें जो जैसे कि जो मुस्लिम लीग थी, ये पहले तो सेटिस्फाई हो गई थी कि भी हाँ ठीक है एक ही असेंबली से काम चला लेंगे, लेकिन इन्होंने बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया था और इन्होंने कहा कि भी अलग से ही हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो सेकंड पार्ट है, कौन से कैसे उसकी ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया गया। और साथ के साथ हम पढ़ेंगे कि जो ड्राफ्ट करने में क्या कुछ कठिनाइयाँ आई, क्या कुछ मतलब उसमें जो चैलेंजेज आए, और किन किन कमेटियों का गठन किया गया, और किसके कौन सी कमेटी के कौन से अध्यक्ष थे, और उसमें कितने मेंबर थे। और एक और बात करेंगे कि जो अभी उसके बाद जो इलेक्शंस वगैरह हुए तो वहाँ किसको कितनी सीटें दी गई, और किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको फॉर्म किया गया, कितने मेंबर कहाँ से लिए गए, कौन सी जैसे कुछ प्रोविंस से लिए गए थे, कुछ ब्रिटिश जो सरकार के अंतर्गत था एरिया उससे लिए गए थे, और कुछ अलग से भी एरियाज लिए गए थे। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।